नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी सही होंगे, अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। कल हमने भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम की चर्चा की थी और जाना था कि मुस्लिम लीग की क्या अपेक्षाएं थी, मुस्लिम लीग की जीत पर कैसे भारत का विभाजन होता है, भारत अलग स्टेट और पाकिस्तान एक अलग स्टेट बन जाता है। कल हमने यह भी जाना था कि 1935 के एक्ट में क्या क्या प्रोविजन किए गए थे। कल मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान में जो 2/3 प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं हमारे 1935 के एक्ट से ही समाहित किए गए। यहां तक की चर्चा कल हम कर आ चुके थे। बात आती है संविधान की कि संविधान की उपज वास्तव में स्टार्ट कहां से। अब तक हमने, अगर एक बात देखी जाए, अब तक हमने संवैधानिक सुधार पढ़ा कि नियम कानून बनने चाहिए, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता हमारे आंदोलनकारी थे वो चाहते थे कि यह नियम कानून हम खुद बनाएं, हम खुद इनका प्रतिपादन करें, किसी अन्य व्यक्ति की इसमें हमें जरूरत न हो, यानी भारत के लोग ही एक संविधान का निर्माण करें। इसके लिए सबसे पहले कहीं ना कहीं एक संविधान सभा की जरूरत थी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। संविधान सभा की यूं तो मांग उठने लगी थी 1934 से, और अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान की मांग करने वाले का सबसे पहले व्यक्ति के तौर पर हम अपने यहां अगर भारत में हम जानते हैं तो वो हमारे तिलक साहब थे, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि संविधान सभा का गठन इतने लंबे समय के बाद हो पाया? दोस्तों, इसके पीछे भी कई सारे कारण रहे। उन कारणों को हम संक्षिप्त में एड्रेस करेंगे, उन्हें पहचानेंगे, उनकी बात भी करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम अपनी आज की क्लास को यहीं से प्रारंभ करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब मैं आपको शुरू की क्लास में, दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने आपको बताया था, विगत क्लास को आप जरूर फॉलो करें, जरूर देखें उन्हें आप, क्योंकि उन्हें देखने से आप अगर आज कोई चीज पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो वहां से बिल्कुल संबंधित होगी और उसकी चर्चा लगभग मैं पीछे करके आया। दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जहां पर भी लिखित संविधान होगा वहां संविधान सभा की जरूरत जरूर होगी। जहां पर भी लिखित संविधान होगा वहां पर संविधान सभा की जरूरत जरूर होगी। ये चीज मैं आपको बता के आया था। आप एक बात और यहीं पर ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। अब आप इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि वहां पर कोई चीज लिखी हुई नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। आपके अगर मन में कंफ्यूजन हो तो आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लें। आप कभी ये सोच रहे हो कि अलिखित संविधान है तो वहां के नियम कानून हवा में तैरते हुए फिर रहे हैं कि ये कानून यहां नागरिकता से संबंधित है, ये कानून यहाँ शक्ति के पृथकीकरण से संबंधित है, यह कानून यहाँ पर शक्तियों के बंटवारे से है, यह कानून यहाँ पर विधायिका से संबंधित, ऐसा नहीं है। वहां पर क्या है? वहां पर मल्टीपल कॉपी है। ऐसे यानी संसद ने कानून बनाया और इसे एक कॉपी के रूप में रख दिया।
संसद ने कानून बनाया, इसे दूसरी कॉपी के रूप में रख दिया। इसी के अपेक्षा यदि भारत के संविधान को देखें तो भारत का संविधान एकल दस्तावेज है, एकल दस्तावेज। जैसे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये कोई संविधान है, हमारा संविधान कुछ इस प्रकार का संविधान है, ये एकल दस्तावेज है। इसमें शक्तियों के पृथकीकरण की बात हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात हो, शक्तियों के बंटवारे की बात हो, नागरिकता की बात हो, डीपीएसपीज की बात हो, फंडामेंटल राइट की बात हो, मूल कर्तव्यों की बात हो, जितने भी प्रोविजन है संविधान में, जितने भी आपको नियम कानून मिलेंगे, राज्य व्यवस्था में जितना भी उसका आप इंप्लीमेंटेशन देखेंगे या क्रियान्वयन देखेंगे, वो सभी क्या है, इस एकल दस्तावेज में समाहित है। इसके अतिरिक्त यदि हम ब्रिटेन के संविधान को देखते हैं तो नागरिकता का ये अलग कॉपी होगी, शक्ति पृथकीकरण की ये अलग कॉपी होगी, यानी विधायिका के प्रोविजन इसमें होंगे, सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन इसमें होंगे, तो वहां पर अलग अलग। ये आप अपना कंफ्यूजन दूर करते हुए चलेंगे और समझेंगे। मैंने संविधान सभा की जरूरत है, तो भारत के जब लोग और भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी ब्रिटेन के सामने यह चुनौती रख रहे थे कि हम अपना संविधान बनाएंगे और अपना संविधान एक ऐसा लिखित संविधान बनाएंगे, क्योंकि आज तक हमारी जनता ने और भारत की जनता ने कहीं ना कहीं काफी दुख झेले हैं, उन्हें हम एक लिखित आश्वासन दें, उन्हें हम एक लिखित दस्तावेज दें, जिसके अनुरूप वो आने वाले समय में अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्यों का और कहीं ना कहीं जो उन पर शासन करेगी उस सरकार के भी उत्तरदायित्वों को उसमें लिख दिया जाए, उसमें चिन्हित कर दिया जाए। ये कारण था, लिखित संविधान का ही कारण था। हालांकि इसके बहुत सारे कारण हैं, अगर उस पर चर्चा करने लगे तो 2 घंटे की चर्चा भी कम है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आप इतना समझे, इतना सफिशिएंट है। संविधान सभा की जरूरत है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे हम चलते हैं। आप यहां से स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी भारत में, ये आप ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम एमएन रॉय के द्वारा 1934 में की गई, ये भी आप याद रखेंगे। अब यहां से संविधान सभा की मांग जो थी और संविधान की जो जरूरतें थी, संविधान की जो आवश्यकता थी, वो कहीं ना कहीं अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगी और उसमें जो जरूरतें थी, उसके लिए जो कार्य करने थे, वो और भी ज्यादा तेजी के साथ निकलकर सामने आए। इसी के बाद कांग्रेस का अधिवेशन, इसी के बाद कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1935 में। इसके मंच से भी संविधान सभा की आवाज उठाई जाती है। आप ये कंफ्यूज मत हो, संविधान सभा की बात करें तो कहीं ना कहीं संविधान सभा अगर बनेगी तो संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। तो इस पर भी इस बात को उठाया गया। वर्ष आता है 1937 का और कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि अब वह अपना संविधान का निर्माण करेगी और उन्होंने इन मांगों को
कहीं ना कहीं सभी जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उनके जो विचार थे वो एक प्रकार से मिलने लगे और कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, अगर मैं हिस्ट्री के बैकग्राउंड में जाऊं तो कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उन अधिवेशनों में मुख्यतः हर अधिवेशन में कुछ ना कुछ मांगे रखी जाती थी कि आप किसके आगे रखते थे, ब्रिटेन के आगे रखते थे जो वायसराय थे। और वायसराय कहां, ब्रिटेन की संसद से उन्हें कहता था कि भाई ये मांगे भारत की जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस जो दल है उसके द्वारा ये मांगे रखी गई हैं और आप इन पर विचार करें और उन्हें देने का प्रयास करेंगे, आप उन पर काम करें। तो 1937 में यही चीज की गई कि सभी स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का विचार एकमत हुआ और सभी ने क्या कहा, मुस्लिम लीग को छोड़कर, क्योंकि यहां पर जिन्ना सांप्रदायिकतावादी हो चुके थे, यहां पर सबने कहा कि हमें एक संविधान चाहिए। और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी संकट से भी बोला जाता है इसे। पहले इसके जो अध्यक्ष बने थे वो पहले सुभाष चंद्र बोस बने थे और इनके बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। इस अधिवेशन में कहा गया कि एक स्वतंत्र भारत में, कि एक स्वतंत्र देश में या भारत में संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ही कर सकती है। दोबारा फिर सुने, एक स्वतंत्र भारत में या एक स्वतंत्र देश में एक स्वतंत्र संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ही कर सकती है। इसी को लेकर अब यहां से आप जानते हैं, मैंने आपको भी कल की क्लास में बताया था कि यहीं पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता, 1945 तक यह समाप्त होता। तो कहीं ना कहीं भारत में गतिविधियां तो अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटेन उस स्थिति में नहीं थी कि भारत को एक संविधान सभा दे सके। इसी को लेकर जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, समझें, एक बार फिर समझें। सर्वप्रथम संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम हमारे यहां अगर किसी ने की थी तो वह एम एन रॉय के द्वारा 1934 में की गई थी। कांग्रेस का अधिवेशन 1935 में हुआ और उसके मन से भी संविधान बनाने या संविधान सभा की मांग की गई। 1937 में सभी के द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया और 1937 में त्रिपुरी अधिवेशन, इसके पहले अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, इनके इस्तीफा देने के कारण राजेंद्र प्रसाद बनते हैं और इसमें कहा जाता है कि एक स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र देश का एक स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की जरूरत होगी। और यहीं पर हम देखते हैं कि वैश्विक जो परिदृश्य था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और उसके फलस्वरूप ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के जो भी वहां पर सरकार चलाने वाले थे वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो भारत को एक संविधान या संविधान सभा दे सके। और इसके लिए अंततः 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। अब कहानी यहां से आगे स्टार्ट होती है, इसे आप नोट डाउन करें। चलो, संविधान सभा
संविधान सभा को समझने से पहले हमें इसके विभिन्न डायमेंशन को जानना होगा, विभिन्न आयामों को जानना होगा, जो जिसमें मुख्यतः हम जानेंगे 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा का स्वरूप कैसा। दूसरा हम जानेंगे संविधान सभा की कामकाज शैली कैसी थी। तीसरा हम जानेंगे कार्यविधि किसकी, संविधान सभा की। चौथा हम जानेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। और 5 में हम जानेंगे संस्थागत व्यवस्था। अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया, शुरू में बताया कि संविधान के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी और संविधान का वास्तव में कार्य क्या होता है, तो आपके जहन में अब तक ये बात अच्छे से घर कर चुकी होगी और आप इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे कि वास्तव में संविधान की जरूरत क्यों होती है और क्यों भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे और हमारे जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग थे वो क्यों संविधान की मांग कर रहे थे। अगर आप इन 4 पहलुओं को अच्छे से समझ लेंगे, 5 पहलुओं को अच्छे से समझ लेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि हमारी संविधान सभा ने किस प्रकार कार्य किया और किस प्रकार हमें एक सशक्त संविधान, एक सफल संविधान देने का मार्ग प्रशस्त किया, जो न सिर्फ उस समय के दौर में उपयोगी था बल्कि वर्तमान दौर में भी भारत का संविधान एक सफल संविधानों में गिना जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में संविधान अपनी सर्वोच्चता बनाए रखेगा और मानव और विश्व शांति का कल्याण सुनिश्चित करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा का स्वरूप कैसा हो। संविधान सभा का स्वरूप कैसा, देखो दोस्तों, ये दौर है अविभाजित, इसे आप ध्यान से समझिएगा। कल का जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसको इसके साथ इंटरकनेक्ट करके पढ़िएगा। उसमें जो भी आपको विरोधाभास लगेगा, यदि कोई समस्या आएगी तो मुझे जरूर अवगत कराइएगा। अविभाजित भारत, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक भारत को 2 हिस्सों में विभाजित नहीं किया गया। और यहां पर जो संविधान सभा का स्वरूप था, इसमें इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 9 और 4 13
सॉरी 3 और 4 7 और 2 9 9, ठीक है। 93 सदस्य देशी रियासतों से थे, देशी रियासतों से थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़ और ब्रिटिश समवर्ती क्षेत्र। ब्रिटिश समवर्ती क्षेत्र, ये कुछ इस प्रकार से संविधान सभा का स्वरूप था। ये जो ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य थे, इनका जो निर्धारण किया गया था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुनकर आना था। यानी अब आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में कहीं ना कहीं जनता ने अप्रत्यक्ष तौर से हिस्सा लिया था। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर इस संविधान सभा में भेजा था। इसे आप इनसे मत लिखिएगा, सॉरी ये आप मिस्टेक है। 10 लाख सदस्यों पर एक सदस्य को चुना जाना था, इसे आप ऐसे समझेंगे। मैं यहां लिख देता हूं 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय भारत की जनसंख्या कितनी रही होगी। यहां पर इस संविधान सभा में जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, वो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष तौर से चुने गए थे। यानी जनता ने संविधान बनाने में कहीं ना कहीं अपनी अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी, प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाई थी। इसका एक कारण और था, यदि आप 389 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो एक बड़ी संख्या आएगी और इतने लोगों के बीच एक सहमति, सामंजस्य बिठाने में कहीं ना कहीं काफी कठिनाई हो सकती थी उस समय के दौर में। तो इसलिए हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारी थे, उन्होंने एक रास्ता निकाला और उसका रास्ता यही था, उन्होंने क्षेत्रों में डिवाइड किया कि हमारे यहाँ कुछ देशी रियासतें भी एग्जिस्ट करती थी, कुछ ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र भी थे और कुछ ब्रिटिश प्रांत भी थे। तो वहां से ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य आए, 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से आए। कौन से 4 क्षेत्र थे? दिल्ली था, कुर्ग था, अजमेर मारवाड़ था और ब्रिटिश समवर्ती क्षेत्र था। और 93 देशी रियासतें थी और 10 लाख जनसंख्या था। यहीं पर आप एक चीज और मेंशन करेंगे, जो सदस्यों का चुनाव था वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय पद्धति पर निर्भर था। यह भी आप ध्यान रखें। इसे मैं आपको जब राष्ट्रपति का चुनाव बताऊंगा तो मैं इसे आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति क्या होती है। अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को आप समझे तो आप समझ सकते हैं कि समान अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया संविधान सभा में भारत की जनता के द्वारा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरे को एक चॉइसेस होती हैं वो वहां पर समझेंगे, क्योंकि अगर यहां समझाऊं तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा और यहां इसकी जरूरत भी नहीं है। तो आप इसे समझे। अब हम आगे चलते हैं संविधान सभा का स्वरूप। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, इसे नोट डाउन करें आप।
चलिए आज चलते हैं आगे। उम्मीद है नोट डाउन कर लिया होगा आपने। संविधान सभा का गठन हो चुका है और 9 दिसंबर 1946 को रिसेंटली उत्तराखंड का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके द्वारा संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्हें शपथ दिलाने का कार्य कराया गया था। इसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो ये अस्थायी सदस्य थे, ध्यान रखना दोस्तों, सदस्य थे, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां से संविधान सभा अपना कार्य करना शुरू कर देती है और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने क्या काम किया था कि संविधान सभा के जो 389 मेंबर थे उन्हें शपथ दिलाने का कार्य किया था। इसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष थे डॉक्टर नहीं बोलेंगे, H.C. मुखर्जी। और इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। अब इसे समझते हैं कि यह उद्देश्य प्रस्ताव वास्तव में था क्या। आप इसे नोट डाउन करें, अब करें पहले, फिर मैं उद्देश्य प्रस्ताव में बताता हूं। चलिए उद्देश्य प्रस्ताव, इसे आप ऐसे समझेंगे दोस्तों, पहले अपने ही लेवल पर समझिए इसे। मैं आपको बताऊं, जैसे आप अभी तैयारी में लगे और आपको क्या चाहिए? गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आपका जो सर्वप्रथम उद्देश्य होगा, आपने अगर एक टाइम टेबल निर्धारित किया होगा,
बुक्स, न्यूज़पेपर, गाइड। गाइड मतलब जो आपको गाइड कर रहा है, जैसे आप एग्जांपल मेरा ले सकते हो या आप अदर किसी रेफरेंस से पढ़ रहे हो या जान रहे हो, तो ये आपके कुछ प्रमुख उद्देश्य है। सॉरी, ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव है और आपने लिखा, और इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर ये सारी चीजें समाहित है, और वास्तव में आपको अचीव क्या करना है? गवर्नमेंट जॉब। यानी ये आपका साध्य हुआ, ये असाध्य नहीं, ये आपके साधन हुए, और ये आपका साध्य हुआ। कहते हैं ना, बिना साधन के साध्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसी तरीके से जो हमारे यशस्वी पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, और उसमें कुछ मूलभूत जो बातें थी वो उसमें समाहित की गई। उसमें 2-3 बातें आपको जान लेना जरूरी है। दोस्तों ये भी याद रखना है आपको, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका प्रियम्बल। तीनों एक ही बात है, याद रखना। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना उद्देशिका प्रियम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका या प्रियम्बल बना। जब मैं आपको उद्देशिका या प्रस्तावना पढ़ाऊंगा, वहां इसकी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि जैसे कैसे 1960 में क्या डिसीजन दिए गए बेरूवाड़ीवाद में, फिर कैसे 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर तय हुआ, 1967 की क्या भूमिका थी, वो सभी मैं वहां पर डिस्कस करूंगा आपके सामने, क्योंकि सवाल वहां से भी पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, शुरू में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान से अलग पेश किया गया था, और इसे अलग से ही पेश किया गया था। इसलिए संविधान का, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं थी। पेश कब की? 13 दिसंबर 1946, और यह पारित हुई थी 22 जनवरी 1947 को। ये दोनों तारीख आपको याद रखनी है, और ये सवाल में पूछी भी जाती है। हालांकि मैं तारीखों पे ज्यादा इंफेसाइज नहीं करता, ज्यादा जोर नहीं देता मैं तारीखों को, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम निकालना है तो आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी, और इन्हें याद करना इतना कठिन काम नहीं है। अगर आप सिस्टम से पढ़ेंगे, आप अगर स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, तो आपके लिए कुछ भी भारी नहीं है। तारीखें आपको ऐसे याद हो जाएंगी जैसे आपको सप्ताह के दिन याद होते हैं, साल के महीने याद होते हैं। इसी तरीके से आपको ये सब चीजें भी आप दिमाग पर थोड़ा सा जोर देंगे, और आपको अंदर से वो तारीखें ऑटोमेटिक निकलकर आने लगेगी। या क्वेश्चन जब पेपर में आप फेस करेंगे, तो वहां पर आप देखकर एलिमिनेशन के थ्रू भी डिसाइड करेंगे इसका क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आप सही आंसर पर जा सकते हैं थोड़ा पता होने के बावजूद भी, तो आप अपने आंसर को सही कर सकते हैं। तो मैंने बताया उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया, और इसकी मुख्य बातें क्या थी? इसमें घोषित किया गया कि भारत एक स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र होगा। दूसरा, नागरिकों को राजनीतिक न्याय
आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, अवसर व प्रतिष्ठा के समान अवसर देने की बात कही। की गई। तीसरा इसमें पॉइंट कहा गया पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े अन्य पिछड़ों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलू समाहित किए जाएंगे। भारत एक स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र होगा। नागरिकों को राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, अवसर व प्रतिष्ठा के समान अवसर देने की बात कही। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़े के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलुओं को समाहित हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलू समाहित किए जाएंगे। ये कुछ उद्देश्य रखे और ये हम वास्तव में जानेंगे कि वो क्या क्या उद्देश्य थे। जैसे जैसे हम अपने संविधान की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम वहां पर इन चीजों को अच्छे से एड्रेस करेंगे। एक बात और लिखी गई इसमें कि भारतीय संविधान विश्व शांति व मानव कल्याण को सुनिश्चित करेगा। देखो कितनी अच्छी हमारे, अब आप देख सकते हैं कि यदि अगर ये उद्देश्य हमारे संविधान सभा के जो मेंबर थे, हमारी संविधान सभा के जो सदस्य थे, अगर उनका उद्देश्य इस प्रकार का होगा तो किस तरीके से वो एक सशक्त संविधान, लोगों को जो अधिकार थे, लोगों के राज्य के जो कर्तव्य थे, किस तरीके से वो देने की बात सोचते थे, बात करते थे। वो उनका जो आगे का जो भविष्य का निर्धारण था, कहीं ना कहीं जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया था उससे ही इसका निर्धारण हो सकता था। आप इसे यहां तक समझें और इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज पीछे छोटी सी नोट डाउन कर लेना, मैं थोड़ा आपको उस टाइम दिमाग से स्किप हुई वो, कि जो संविधान सभा थी उसमें 389 मेंबर थे। कंपोजिशन किस तरीके से था, उसकी संरचना किस तरीके से थी वो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन ध्यान रखना इसमें 28 सदस्य दलित वर्ग से थे और 15 महिलाएं भी शामिल थी। 15 महिला। अब आपको 15 महिलाएं याद करने की जरूरत नहीं है, ना तो एग्जाम में आज तक पूछी गई और कभी ना ऐसे पूछी जाने की संभावना है। एक महिला याद रख लेना, इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला
बेगम एजाज रसूल शामिल थी। एकमात्र महिला कौन शामिल थी इसमें? बेगम एजाज रसूल। और 28 और लगभग टोटल का 82% कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं, इस कांग्रेस पार्टी को आप आज की कांग्रेस पार्टी मत समझना। ये वो कांग्रेस पार्टी थी जिसमें जिस प्रकार से आप देख सकते हैं भारत में जितनी वैव विविधताएं मौजूद थी उस समय इन 82% लोगों में वो स्वतंत्रता आंदोलनकारी इस पार्टी से जुड़े थे जिन्होंने न सिर्फ लोगों का प्रतिनिधित्व किया बल्कि संविधान सभा को एक ऐसा स्वरूप देने का कार्य किया जिससे लोगों की जो भावनाएं थी, लोगों की जो सोच थी, उसे इस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और भारत की विविधता को उन्होंने अच्छे से समझा और उनके विचारों ने हमारे संविधान को कहीं ना कहीं एक अच्छे तौर पर सुसज्जित किया। आज की कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी है और वो कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी थी। आज मैं किसी पार्टी विशेष की बुराई नहीं करूंगा, ना मैं किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं पार्टी की। बस मैंने आपके कंफ्यूजन के लिए ये चीज क्लियर कर दी है कि आज कांग्रेस आई यानी इंदिरा कांग्रेस की संकल्पना है और उस समय यदि अगर कोई कांग्रेस पार्टी थी तो एकमात्र पार्टी थी, उस समय और पार्टी नहीं थी। उसी में सभी विचारधारा के लोग साथ रहते थे, साथ बात करते थे और सभी विचार विमर्श करके निर्णयों पर जाते थे। तो ये कांग्रेस पार्टी 82%, इसीलिए इसका प्रतिनिधित्व इतना ज्यादा था क्योंकि इस पार्टी की कहीं ना कहीं सर्वमान्य स्थिति थी उस टाइम। तो ये एक कारण था। चलिए आज का लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी चर्चा हम अपनी संविधान सभा की कल करेंगे और कल जानेंगे संविधान की कार्यशैली क्या थी, फिर उसके बाद हम जानेंगे उसकी कार्यविधि किस प्रकार से रही, फिर हम जानेंगे स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का क्या प्रभाव पड़ा और फिर हम जानेंगे उसके बाद में संस्थागत व्यवस्थाएं कैसे थी। और यहाँ पर संविधान सभा हमें एक संविधान जो हमारा एकल दस्तावेज है, जो हमारी सर्वोच्च विधि है, वो हमें प्रदान करने का कार्य करती है। उम्मीद करता हूं कल मैं इसे क्लास में खत्म कर दूंगा और उसके बाद हम अपने मूल संविधान की ओर अग्रसर हो चलेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल। टेक केयर।